जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती कक्षा 9 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक लंबे अंतराल के बाद हम पुनः ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से एक बार पुनः जुड़ रहे हैं। अर्थात पीटी सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट 7-8 दिन का हमारा चला, उसके बाद में पीटी सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट की पीटीएम चली और लगभग 15-16 दिन के बाद एक बार पुनः हम पीटी सेकेंड के बाद के सिलेबस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का नया चैप्टर है जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। प्रस्तुत पाठ की विधा है एकांकी। अर्थात रीढ़ की हड्डी पाठ एक एकांकी है और एकांकी तो एक ही अंक में पढ़ा जाए, 1 प्लस अंक प्लस ई, अर्थात एक ही अंक का जो होता है वो एकांकी होता है। एकांकी का विस्तृत रूप होता है नाटक, जो कई अंकों में डिवाइड रहता है। तो जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं। जगदीश चंद्र माथुर एक नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं, बहुत बड़े नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। आपका जन्म सन 1917 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था और आपने लंबे समय तक आकाशवाणी में काम किया। आकाशवाणी के संचालक के रूप में आपने सेवाएं दी। आकाशवाणी का पुराना नाम था AIR अर्थात ऑल इंडिया रेडियो, और इस AIR का नाम चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही जगदीश चंद्र माथुर की, जिन्होंने AIR का नाम किया आकाशवाणी। और आपके प्रमुख नाटक के रूप में जाने जाते हैं शारदिया, दशरथ नंदन, अलावा इसके बोहर का तारा, ये एकांकी है, कोणार्क, ये आपके प्रमुख नाटक और एकांकियों में गिने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एक प्रतीकात्मक शीर्षक भी कहा जा सकता है। इस पाठ के संदर्भ में प्रतीकात्मक का अर्थ है कि इसका दूसरा अर्थ निकलता है। लेखक प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से हमें यह बताना चाहेगा कि किसी भी समाज के उत्थान में शिक्षा एक रीढ़ की हड्डी के समान है। जो समाज अनपढ़ है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, अशिक्षित है, असभ्य है, उस समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। जिस प्रकार हमारा ये शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका है, हमारे शरीर का बैलेंस कौन करती है? रीढ़ की हड्डी करती है। ठीक इसी प्रकार इस समाज को सभ्य समाज कहलाने में रीढ़ की हड्डी जिस प्रकार शरीर में योगदान है, उसी प्रकार एक सभ्य समाज को संतुलित बनाए रखने में किसका योगदान है? शिक्षा का योगदान है। तो लेखक रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हमें यह बात समझाने का प्रयास करेंगे और इसके जो पात्र हैं वो पात्र आपको मिलेंगे। रामस्वरूप जो घर के मालिक हैं, उनकी पत्नी है प्रेमा, उनका एक नौकर है। अलावा इसमें आपको मिलेंगे रामस्वरूप और प्रेमा की एक लड़की है जिसका नाम है उमा, जो इस एकांकी की नायिका है। पूरी एकांकी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अलावा इसके बाबू गोपाल प्रसाद और बाबू गोपाल प्रसाद का एक लड़का है जिसका नाम है शंकर। ये इस एकांकी के मुख्य पात्रों में से है। समरी में बताऊं आपको, प्रस्तुत एकांकी की समरी कुछ इस प्रकार से है कि रामस्वरूप और प्रेमा की लड़की उमा विवाह योग्य हो गई है और उसके सगाई के लिए ये कह सकते हैं कि बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। और बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर ये वकील हैं और ये कोई मेडिकल विभाग की या MBBS की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चाहते हैं कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं पास हो।
उमा इस एकांकी की जो नायिका है वो बीए पास है और अध्ययनरत है, पढ़ रही है। ये चाहते हैं कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो। लड़की का पिता कौन? राम स्वरूप। और माता कौन? प्रेमा। राम स्वरूप इस बात को छिपाते हैं कि मेरी लड़की बीए में है। वे कम पढ़ी लिखी बताते हैं क्योंकि उनके अनुसार बाबू गोपाल प्रसाद का खानदान अच्छा खानदान है और मेरी पुत्री की शादी अगर यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो। उमा समाज पर पैनी नज़रों से दृष्टि रखती है। वो पढ़ी लिखी है, न केवल पढ़ी लिखी है बल्कि उसने इस प्रकार से अपने आप को परिपक्व कर रखा है कि ये समाज लड़कियों को, महिलाओं को किस नज़र से देखता है और क्या एक सभ्य समाज की निशानी है, इस बात को वो बड़ी गहराई से जानती है, समझती है। अंत में क्या होता है ये बात हम एकांकी के माध्यम से आगे धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। और शुरू करते हैं हम रीढ़ की हड्डी एकांकी। हाँ, क्या लिखा है कि मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। मामूली तरह सजा हुआ कमरा हमारे, आप कोई भी कमरा समझ सकते हैं, हमारे घर का। कमरे के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, एक व्यक्ति हैं महोदय जिनकी पीठ नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र के हैं, लगभग 50 वर्ष के। अधेड़ उम्र का मतलब है लगभग 50 वर्ष के हैं। और एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा किसने पकड़ रखा है? नौकर ने। तो ये महाशय कौन हो सकते हैं? ये महाशय हो सकते हैं रामस्वरूप, जो घर के मालिक है। तो बाबू, अर्थात बाबू कौन? रामस्वरूप बाबू। कौन? राम स्वरूप बाबू, जो घर के मालिक है। अबे धीरे धीरे चल 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 चल, बस। अब तख्त को उधर मोड़ दे, मोड़ मोड़ मोड़, उधर उधर उधर, बस बस बस। इस प्रकार से तख्त को रख देते, ठीक है। तो नौकर कहता है बिछा दूं साहब, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दे साहब। और ये पसीना किस लिए बहा है? अर्थात घर का मालिक है, कौन है? राम स्वरूप, और नौकर है उनके साथ में। तो नौकर जब तख्त को डाल जाता है तो नौकर पूछता है क्या इसको बिछा दूं? बिछा दूं किसको? चद्र को। तो जब तक डाल ही दिया है तो बिछाना ही है। ये बात एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर बाबू राम स्वरूप ये कहना चाहते हैं। नौकर तख्त बिछाता है। उसके बाद हे बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, अर्थात हम भी अपने जवानी के समय में बहुत से व्यायाम किया करते थे, कसरत किया करते थे। और कलशों से नहाता था लोटों की तरह, अर्थात गढ़ों से नहाता था। कलश किसको बोल सकते हैं यहाँ पर? मटके, मटकों से नहाता था। और किसकी तरह नहाता था? लोटों की तरह। जैसे वर्तमान समय में लोग लोटों से नहाते हैं, वैसे मैं मटकों से नहाता था। ये तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, हाँ सीधा कर, यों यों, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। अर्थात क्या कह रहे हैं? बाबू राम स्वरूप जी कह रहे हैं कि बहू जी से दरी मांग लाओ, अर्थात अपनी पत्नी के इस विषय में कह रहे हैं कि तख्त पर बिछाने के लिए एक दरी भी ले आओ। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है। कहाँ से आई है? धोबी के यहाँ से आई है। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, अर्थात वो चला जाता है। आप कमरे में क्या क्या सजावट करनी है वो थोड़ी बहुत देखते रहते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। झाड़न का मतलब है डस्टर, झाड़ने वाला। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं, अर्थात कुर्सियों को भी साफ करते हैं। सहसा, सहसा का अर्थ क्या है? अचानक, अकस्मात। घर की मालकिन प्रेमा आती है। घर की मालकिन प्रेमा, प्रेमा कौन? राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा। गुंदुमी रंग है,
प्रेमा का रेखा चित्र यहां पर लेखक ने लिखा है। प्रश्न में बन सकता है कि प्रेमा का रेखा चित्र लिखिए, स्केच। क्या है? गुंदुमी रंग। नंबर 1, छोटा कद है, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है, और वह बाबू रामस्वरूप के पास आती है, बिजी थी किसी काम में, और साथ ही साथ थोड़ा सा उसके मस्तिष्क पर कहीं न कहीं क्रोध की रेखाएं उभरी हुई नजर आती है। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, किसी काम में वो बहुत व्यस्त है, उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब कौन? रामस्वरूप। दोनों तरफ देखने लगते हैं, अर्थात कौन आई है? रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आई है और नौकर दोनों आए हैं, और रामस्वरूप दोनों की तरफ देख रहे हैं कि क्या ऐसी आफत आ गई अचानक कि दोनों एक साथ आए हैं। तो प्रेमा कहती है, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी में, अर्थात नौकर ने जाकर कहा होगा प्रेमा को कि बाबू रामस्वरूप धोती मंगा रहे हैं, जबकि बाबू रामस्वरूप ने क्या कहा था? चद्दर ले आ जो धोबी के यहां से आई है। ऊपर जो सेंटेंस क्या कहा था? जो धोबी के यहां से आई है वो चद्दर ले आ। धोबी की जगह नौकर को सुन क्या गया? धोती। क्या ले आ? धोती ले आ। तो वो कहती है कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती, अर्थात ये क्वेश्चन है किसका? रामस्वरूप का, कि मैंने धोती कब मंगाई है? तो प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए? रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन, अर्थात रतन कह रहा था कि बाबू साहब ने धोती मंगाई है। रामस्वरूप, क्यों भी रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? डांट का मतलब तेरे कान बंद है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं, उल्लू कहीं का। तो प्रेमा कहती है, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला, और दरी यहीं तो रखी है। अर्थात यहां पर रखी को तद्भव की तरह लिखा है, जबकि रखी वर्ड है वो ऐसे लिखा जाता है। ये कैसा वर्ड कह सकते हैं? तद्भव या देशज प्रधान। वह पड़ी तो है रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। कौन कहती है? प्रेमा। लाडली बेटी कौन है? हमने पहले चर्चा की है, उमा। वो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए पड़ी का मतलब क्या है? नाराज है, अर्थात वो एकदम खुश नहीं है। ये मुहावरा, मुंह फुलाना, नाराजगी जताना। उसके बाद रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी मां? किस मर्ज की दवा हो? मर्ज यानी रोग। कि उमा की मां होते हुए और वो मुंह फुलाए पड़ी है, आप उसकी मां हो, तो आपका क्या कार्य है? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, जैसे तैसे करके, अर्थात बहुत मानवनवार करके तो वे लोग कौन? लड़के वाले। लड़के वालों की क्या जरूरत है? उमा की सगाई की बात चल रही है, आज वो उमा को देखने के लिए आने वाले हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से, तुम्हारी मूर्खता से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो प्रेमा कहती है, तो मैं क्या करूं? ये मेरा अकेले का काम है क्या? सारे जतन करके तो मार गई। जतन यानी प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, सब प्रयास करके मैं हार गई हूं। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, ए आई पढ़ ली, 1 2 3 4 5 गिनती सीख ली, और बहुत वाह तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। तत्कालीन समय में स्त्री सुबोधिनी पत्रिका निकलती थी, जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के जीवन पर आधारित होती थी और महिलाओं के लिए होती थी, और ये इलाहाबाद से निकलती थी। और बहुत समय तक इसकी जो संपादिका थी वो रामेश्वरी नेहरू रही हैं।
और महिलाओं के जीवन पर यह आधारित होती थी। कौन सी पत्रिका? स्त्री सुबोधिनी। और सभी महिलाएं इसको पढ़ा करती थी। तो हमारा जमाना अच्छा था, क्या था, क ख ग सीख लिए, आ सीख लिया, 1 2 3 4 5 100 तक गिनती सीख ली और ज़्यादा क्या कर लिया, स्त्री सुबोधिनी पत्रिका पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए, क्या तुम्हारी एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, अर्थात आजकल के बच्चों के तो लक्षण बहुत ही अद्भुत हैं, विचित्र हैं और इस प्रकार के संस्कार हैं, इस प्रकार के आदर्श उनके हैं कि पूछो ही मत। कौन कर रही है वर्तमान समय की पढ़ाई लिखाई पर उंगली उठा रही है? कौन? प्रेमा। तो कई देर से वो बोल रही है, तो रामस्वरूप है वो सुनते सुनते परेशान हो गए। तो एक विनोद स्वभाव में मजाकिया अंदाज में कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, किसको कहते हैं? अपनी पत्नी प्रेमिका को, प्रेमा को। तो प्रेमा कहती है क्यों? हाँ, बाजा ही होता है, लेकिन आपने ये सवाल इस वक्त क्यों पूछा है? रामस्वरूप, वो 2 तरह का होता है। 2 तरह का क्या? ग्रामोफोन। पहला कैसा? एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक सकते हैं। जिस ग्रामोफोन को आदमी ने बनाया है उसको आदमी चाहे तब चला सकता है, चाहे तब रोक सकता है। और दूसरा ग्रामोफोन किसने बनाया है? परमात्मा का बनाया हुआ है, ईश्वर ने बनाया है। एक बार रिकॉर्ड अगर चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं है ना, अर्थात वो कब रुकेगा पता ही नहीं है। तो प्रेमा इस बात को समझ आती है कि ये विनोदी स्वभाव, ये मजाकिया स्वभाव किसके ऊपर है? स्वयं पर है, अर्थात वो कई देर से बोल रही है, ग्रामोफोन की तरह रुक नहीं रही है। तो प्रेमा कहती है, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। ठिठोली का मतलब है मजाक, विनोद। ये तो होता नहीं कि किसी तरह अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी बची है उन लोगों के आने में। तो रामस्वरूप कहते हैं, हुआ क्या ये तो बताओ, मुंह फुलाए पड़ी है, कई देर से तू कह रही है, क्यों पड़ी है, क्या बात हो गई? और इस बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कौन कहते हैं? रामस्वरूप। प्रेमा, तुमने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला पूछता कौन है? क्या कहती है कि तुमने तो कहा था कि उमा को जरा ठीक ठाक करके लाना, अर्थात अच्छी तरीके से उसे श्रृंगारित करके लाना। और आजकल चाहे लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाम के, बिना टीम टाम के मतलब है बिना सौंदर्य प्रसाधनों के, अर्थात जितने भी और ब्यूटी के साधन हैं और वे जब तक मुंह पर नहीं लगाए जाएं तब तक भला पूछता कौन है? इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इसे लड़की से। प्रेमा क्या कहती है कि अपना मुंह आंचल में लपेट कर वो सो गई है, न कुछ बोलती है न कुछ किसी बात का जवाब देती है, और मैं तो उसको मना कर थक चुकी हूँ, मुझसे वो नहीं मनेगी। अब आपको जो कुछ करना है वो आप ही करो, कोई पाउडर वाउडर नहीं लगा रही है, सब उसके पास पड़ा है और किसी भी बात का वो कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे रही है। तो रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। क्या चलता है? पाउडर का कारोबार चलता है, अर्थात जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के जो कंपनियां हैं वो करोड़ों का व्यापार कर रही हैं। वो किसके सहारे कर रही हैं? लड़कियों के सहारे कर रही हैं कि इनको लगाएंगे तो हमारी त्वचा कोमल रहेगी, मुलायम रहेगी, और साथ ही साथ ये नहीं होगा, रूखी नहीं होगी, सूखी नहीं होगी। ये कारोबार कंपनियां चला रही है, लेकिन इस लड़की का पता नहीं किस प्रकार का दिमाग है। हाँ प्रेमा, अरे मैंने तो पहले कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं कक्षा ही पास करवा देते, लड़की कम से कम अपने हाथ में तो रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप, तुम्हें कतई अपने जबान पर काबू नहीं है। कल ये बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अर्थात जैसे ही प्रेमा ने ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 10वीं पास करा देते तो लड़की अपने हाथ में रहती, ये बात रामस्वरूप को चुभ गई और कहते हैं कि बस इसके आगे मत बोल। तुझे कल ही बताया था कि तुझे तेरी जबान पर यही बात रखनी है कि हमारी लड़की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पढ़ी हुई है? इंट्रेंस तक, अर्थात 10वीं पास है, और तू अब भी आगे निकल गई।
और जब वे लोग आ जाएंगे तो पता नहीं तू क्या क्या हाल करेगी, इसलिए तू चुप रह। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो कि मुझे क्या करना है। हाँ रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, अगर पाउडर नहीं लगाती है, फेयर लवली नहीं लगाती है और सामग्री नहीं लगाती है तो कोई बात नहीं। वैसे भी कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे और नाश्ता तो तैयार होना है। रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल खोल खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चादर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, और कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं, चाय तैयार है, टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आए नहीं। अर्थात सब कुछ सामान ले आए और एक सामान भूल गए जो इंपॉर्टेंट भी है, मक्खन अर्थात घी, और वो आए नहीं अब तक। क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए या यहाँ का काम करे? दफ्तर की चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे, अर्थात वे किसी ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस के एक चपरासी से उन्होंने कहा था कि कल उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो कुछ समय के लिए आ जाना, मगर वो भी नखरों के मारे नहीं आया। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है? अर्थात यहाँ तो कोई ज़्यादा काम नहीं है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, कमरे की सजावट हो ही गई, बाजा और सितार आ ही चुका है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, और एक आधी चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन नहीं आएगा। 2 ही आदमी तो हैं, अर्थात कितने आदमी हैं? 2 आदमी हैं, और ये बात होती है कि 2 आदमी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और नाश्ता तैयार है ही, कमरे की सजावट हो ही गई है, मक्खन रतन ले आएगा इतनी देर में, तो अपन काम निकाल लेंगे। अब 2 आदमी वो कौन है जो उमा को देखने के लिए आ रहे हैं, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कौन 2 आदमी उमा को देखने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ रामस्वरूप की क्या बातचीत होती है, उमा के साथ क्या बातचीत होती है, और उमा उन्हें पसंद आती है या नहीं आती है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।